आ गए अकाउंट्स के भारी भरकम क्वेश्चन करके। नहीं सर, हम तो ह्यूमैनिटीज वाले, हम तो सिर्फ इको पढ़ने आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साइंस वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, कॉमर्स वाले इको की तैयारी कर रहे हैं सीरीज में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग आ चुके हैं डे 3 ऑफ आर GNG द गपशप एंड ग्रेड्स, और इसी गपशप करते करते हम लोग 21 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज बारी आ चुकी है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करने की। लगभग 2 दिन लेगा बच्चे, आज और कल, और हमारा नेशनल इनकम समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये पर्टिकुलर टॉपिक है, बहुत शानदार ये चैप्टर है। आज कुछ चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें और प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ करते चलना। बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें मैं सब कुछ करा दूंगा और चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। कमेंट सेक्शन में लिख देना है सर अभी वीडियो पॉज करके, सर डे 3 डन, 18 मोर डेज लेफ्ट, और हम बहुत अच्छा करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो भाई जल्दी से फटाफट से हेडिंग डालेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम। सर इसके अंदर अभी थियरी पोर्शन भी बचा है थोड़ा सा, जैसे तीनों मेथड्स हैं, उसके प्रिकॉशंस हैं, उसके स्टेप्स हैं, क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होना है, क्या नहीं होना, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, वो सब हम आराम से करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम समझने से पहले ये समझो बच्चों कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखो, देश की इनकम कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोग ये देखते हैं कि भैया प्रोडक्शन कितना हुआ है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उतना ही तो माल बिकेगा। माल बिकेगा तो फिर उस सिनेरियो में नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। तो हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं। अब सर प्रोडक्शन तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ों में होता है, यूनिट्स में होता है, कुछ केजी में होती है, कुछ पीसेस में होती है, कुछ लीटर में होती है, कुछ ग्राम्स में होती है। तो क्या हम सबको केजी, लीटर, मीटर, ग्राम में करेंगे? नहीं, हमें बताओ मनी वैल्यू, कि भैया मनी वैल्यू कितना है, पैसा कितना है, कितने रुपए की वो चीजें हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को पैसे की टर्म्स में कैलकुलेट कर देते हैं ना बच्चों, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एग्रीगेट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स। तो जब भी हम सारी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। अब एग्रीगेट सर कितने होते हैं हमारे पास? देयर आर इन टोटल 8 एग्रीगेट्स बच्चे। 8 एग्रीगेट्स होते हैं। 4 होते हैं डोमेस्टिक लेवल के, 4 होते हैं नेशनल लेवल के। सर 4 तो होंगे डोमेस्टिक लेवल के, 4 होंगे नेशनल लेवल के। सर ये डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है? तो 4 जो है ना, 1 2 3 4, इनको अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। पहले हम डोमेस्टिक और लेवल पढ़ेंगे, डोमेस्टिक और नेशनल को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये मान लो बच्चों कि एग्रीगेट्स जो हैं आपके, वो 4 कंपोनेंट्स को जोड़ के बनते हैं। कितने कंपोनेंट्स को जोड़ के बनते हैं? 4 कंपोनेंट्स को। सबसे पहले या तो लिखा जाता है ग्रॉस, या फिर लिखा जाता है नेट। दूसरे नंबर पे या तो लिखा जाता है डोमेस्टिक, या लिखा जाता है नेशनल। तीसरे नंबर पे एक फिक्स्ड है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन होना। नेशनल इनकम में वही चीजें आएंगी, प्रोडक्शन हो रहा है भैया। चौथे नंबर में क्या क्या आ जाता है? या तो आ जाता है फैक्टर कॉस्ट, या तो आ जाता है मार्केट प्राइस। तो सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है, किस तरीके से होता है, ये भी हमें सीखना है। अब देखो फटाफट से समझो, सर क्या है ग्रॉस, क्या है नेट, क्या है डोमेस्टिक इनकम, क्या है नेशनल इनकम। सबसे पहले समझो ग्रॉस और नेट। ग्रॉस एंड नेट। देखो बच्चे, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की जो वैल्यू बिफोर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन है, उसको ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्मार्ट बोर्ड है और ये मैंने 20 रुपीज का लिया, लेट सपोज, ठीक है, बहुत महंगा है वैसे 20 रुपीज का लिया, ओके। अब मैंने इसको 2 साल से मैं यूज कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू डे टू डे में कम हो रही होगी। रोज इसको मैं यूज कर रहा हूं, मैं इसको यूज नहीं भी करता तब भी इसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती है, वेयर एंड टियर तो खड़े खड़े भी डस्ट होती है, लगती तो है ही। तो भैया वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। अब ग्रॉस वैल्यू होती है बिफोर डेप्रीसिएशन और नेट वैल्यू होती है आफ्टर डेप्रीसिएशन, बस ये समझ लो। तो ग्रॉस किसको बोलते हैं? ग्रॉस इज द वैल्यू बिफोर डेप,
और नेट क्या है, नेट इज द वैल्यू आफ्टर डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू अगर आपको दी हुई है, सपोज 20 दिया हुआ है और 4 रुपए का डेप लगा, तो नेट कितना आया सर, नेट 16 आया। कैसे निकाला आपने ग्रॉस से नेट, सर इसमें से बस डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा हो कि आपको ग्रॉस दिया हुआ है, नेट वैल्यू निकालना है, तो डेप्रीसिएशन कर देना माइनस। वहीं पे सर अगर नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो क्या करूं, तो डेप्रीसिएशन कर देना प्लस। अच्छा ये बात है सर, अगर मुझे यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ग्रॉस 20 आ जाएगा। हाँ सिंपल। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप माइनस करना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप प्लस करना है। एरो का ध्यान रखना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी क्या होती है सर, दूसरी होती है बच्चों डोमेस्टिक लेवल पे कमाया गया पैसा और नेशनल लेवल पे कमाया गया पैसा। डोमेस्टिक और नेशनल। सर व्हाट इज दिस डोमेस्टिक एंड व्हाट इज दिस नेशनल। देखो भाई मैं इंडियन हूं प्राउडली, है ना। जितना भी पैसा मैं इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाऊंगा, जितना भी पैसा मैं इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाऊंगा, डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ के आए कल, जितना भी पैसा इंडियन टेरिटरी में कमाऊंगा वो सब डोमेस्टिक इनकम है मेरी। सर फिर नेशनल क्या होता है, भाई अब मैं इंडिया में बैठा हूं तो पैसा सिर्फ इंडिया में ही थोड़ा कमाता हूं, बाहर से भी कमाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे फॉरेन के हैं, वो बाहर से मुझे पैसा भेजते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर अपनी सर्विसेज देते हैं, बाहर अपने गुड्स देते हैं, पैसा कमाते हैं बाहर से। तो बाहर से जो पैसा आ रहा है अगर हम डोमेस्टिक अपने देश वाली इनकम में जोड़ दें तो टोटल इनकम हो गई या नहीं हो गई हमारे देश की, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम पे अगर मुझे जाना है डोमेस्टिक से, तो इसमें बाहर से आने वाला पैसा जोड़ना पड़ेगा। बाहर से आने वाले पैसे को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। सर इसको नेट क्यों बोला, इसको नेट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि जैसे बाहर से पैसा आ रहा है वैसे हम बाहर पैसा देते भी तो हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बैठ के पैसा कमा रहे होंगे हमारे से। तो नेट क्या होगा, जितना आया माइनस जितना गया। इसका मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। प्लीज फुल फॉर्म्स लिख के आना। फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से आया, टू अब्रॉड जो बाहर गया, इसको नेट वैल्यू निकालेंगे, वो प्लस करेंगे तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आ जाऊंगा। सर नेशनल से डोमेस्टिक पे आना हो तो यहां से माइनस कर दो आप NFIA। सर व्हाट इज NFIA, यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल पे जाना है तो बाहर से आने वाली इनकम दैट इज NFIA जोड़ दो, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस कर दो। समझ गए, परफेक्ट हो गया। हाँ जी सर, NFIA का फॉर्मूला भी समझ गए, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम भी होता है क्या, हाँ जी, डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। इसी नाम से आता है ज्यादातर ये एग्जाम में, याद रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रीसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर। और इसी डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन के बच्चों ये 3 अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन सर, सर मुझे ये भी समझ में आ गया डोमेस्टिक और नेशनल वाला, सही है। चलो सर तीसरा क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो ऐसे ही रहना है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है। सर व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज मार्केट प्राइस। देखो बच्चों, फैक्टर कॉस्ट वो वैल्यू है जितने का सामान आपको पड़ा है। मैंने अगर कोई प्रोडक्शन करा है, मैंने सपोज ये बोर्ड बना है, तो मैं इसके अंदर कुछ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाऊंगा, सही है ना। अब नॉर्मल तो चलता नहीं है इकोनॉमी में, नॉर्मल प्रॉफिट्स चलते हैं। तो कितने का मुझे सामान पड़ा है, नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ के मेरे पास है, उसकी टोटल वैल्यू हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, सरकार बोलती है भैया कुछ भी सामान बेचोगे तो उस पर हमें टैक्स दो। उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यूजुअली वो सेलर कस्टमर से ले लेता है, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मुझे बोर्ड 20 रुपए का पड़ा है, 2 रुपए मुझे सरकार को टैक्स देना है, तो मैं बोलूंगा भैया 22 रुपए का है बाजार में ये, क्योंकि मैं आपसे ही लूंगा ये टैक्स, सरकार ने तो मेरे पे लगा दिया, भाई मैं कहां से भरूंगा, मैं कितने टैक्स भरूंगा। तो इस तरीके का टैक्स जो कस्टमर से एक सेलर ले लेता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज, फैक्टर कॉस्ट इज द वैल्यू बिफोर दैट टैक्स। मार्केट में जब वो बिकने के लिए जाता है तो उसमें टैक्स हम जोड़ देते हैं,
तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे आना है तो इसमें मुझे ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है भैया, कुछ पैसा आप गवर्नमेंट को देते हो, कुछ गवर्नमेंट आपको भी देती है, तो नेट वैल्यू निकालो। तो ये नेट वैल्यू कैसे निकलती है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स लेना है बच्चों। और इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले होते थे सेल टैक्स वगैरह, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, आज सिर्फ एक ही है जीएसटी। बट फिर भी कई बार पुराना सैंपल पेपर उठा के बोर्ड्स में देते हैं, तो सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इस तरीके के टैक्स सारे के सारे ये इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जो आज जीएसटी है। सही है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज एनआईटी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे या हटाओगे, क्योंकि यहां जोड़ा था, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करके आना, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। अभी तो कर सकते हो अपने नोट्स में, एग्जाम में मत करना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस कर दो टैक्सेस, क्योंकि मार्केट में तो जुड़ के बिकेगा ना सामान, और फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होता है तो इसलिए हटा दो। ठीक हो गया, डन सर। अभी समझ में आया इन सबका मतलब क्या है। बढ़िया हो गया बच्चों, ये क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब देखो ये वैल्यू जो हमें भरनी है, 4 डोमेस्टिक लेवल के कॉन्सेप्ट बनेंगे। सर 4 डोमेस्टिक लेवल के कैसे बनेंगे, देखो सिर्फ डोमेस्टिक वर्ड यहां से लूंगा, बाकी स्विच करूंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये पहला हो गया। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी मैंने बिफोर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू लिया है, डोमेस्टिक वाली इनकम लिया है, प्रोडक्शन तो नहीं है, और फैक्टर कॉस्ट पे लिया है, यानी इसमें टैक्सेस एडेड नहीं है। वहीं पे मैं आपको बोल दूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस ले लिया। ठीक है। इसी तरीके से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो 4 हो गए डोमेस्टिक के, जीडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी। ऐसे ही 4 नेशनल लेवल के हैं बच्चों। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये 8 एग्रीगेट्स आपके इन ऑल टोटल होते हैं। देखो आप कोई भी 9th नहीं निकाल पाओगे। 4 डोमेस्टिक लेवल के होते हैं, 4 नेशनल लेवल के होते हैं, और हमारा पूरा नेशनल इनकम इसी पे टिका हुआ है। ठीक है या नहीं है, ये आपको पता होने चाहिए। सर इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है थोड़ा बताओ ना। आओ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ऐसा। अच्छा एक चीज और लिख लो, डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं बच्चों एनडीपी एट एफसी को, और नेशनल इनकम बोलते हैं बच्चों एनएनपी एट एफसी को। तो याद रखना डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम देगा तो आपको ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है सर, एक आधा सवाल, आओ लिख लो जी डी पी एट एम पी 50,000। सपोज आपको ये दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी 50,000। ठीक है, उसके बाद आपको डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 500, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 5,000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 2,000, इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी आपको दिया हुआ है 400, सब्सिडीज आपको दी हुई हैं 500, और आपको ये बोला गया कि आप एनएनपी एट एफसी निकाल के दिखाओ, नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ। व्हाट इज एनएनपी एट एफसी, एक ऐसा कैलकुलेट करके दो। तो ऐसा क्वेश्चन छोटा आ सकता है, आपसे जरूर पूछ सकता है, कोई ना कोई एग्रीगेट निकलवा सकता है। तो जो भी एग्रीगेट आपको ढूंढना है, जैसे मुझे ये ढूंढना है ना, इसको लेफ्ट साइड में रख दो बच्चों। एनएनपी एट एफसी सर मुझे ढूंढना है, इसको लेफ्ट में रख दो। राइट में रखो जो गिवन है। सर कौन सा गिवन है, ये जीडीपी एट एमपी, ये गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है।
वैल्यू दी हुई है 50,000। अब आपको बस चारों एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं एक दूसरे से। कंपेयर करो और वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। अभी मैं सर ग्रॉस पे हूं, मुझे चाहिए नेट, नेट वाला ढूंढ रहा हूं ना, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन। करो डेप्रिसिएशन माइनस 500, इसमें से माइनस हो जाएगा। वाह सर समझ गया। अभी मैं सर डोमेस्टिक पे हूं, तभी तो मुझे वैल्यू पता है। नेशनल चाहिए तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए बाहर की इनकम जोड़नी पड़ती है, NFI। सर NFI है तो गिवन नहीं है, गिवन है ना फीफा माइनस फीटा। फुल फॉर्म्स लिख के आना, 5,000 माइनस 2,000 3,000। सर P पे हूं, P चाहिए तो सेम है, कुछ भी नहीं करना भाई। P पे हूं, P ही चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना। सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाऊं बच्चों? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या किया जाए सर? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मार्केट प्राइस में तो टैक्स होगा, ये हटाना है तो माइनस कर दो, माइनस NIT। सर NIT कैसे निकलेगा? IT माइनस सब्सिडीज, IT ये रहा 400 माइनस 500। सर ये तो माइनस में आ गया, माइनस 100, तो माइनस माइनस 100, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर नेगेटिव में आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो सर कितना वैल्यू आएगा? 50,000 प्लस 3,000 53,000, 53,000 प्लस 1 53,100, 53,100 में से 500 जाएगा तो 52,600 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ रुपीस जरूर लगा देना। 52,600 मेरे पास आंसर आ जाएगा। देख रहे हो किस तरीके से एग्रीगेट ढूंढते हैं। जो भी आपको एग्रीगेट चाहिए उसको आप लेफ्ट में रख लो, जो भी एग्रीगेट आपके पास गिवन है उसको आप राइट में रख दो और वैल्यू सीधा सीधा फाइंड आउट करते रहो, काम हो जाएगा। सही है? आओ सर एक और बताओ सर क्वेश्चन प्लीज। आओ बच्चों, आप लिखो NDP at MP 40,000। ठीक है, आपको गिवन है डेप्रीसिएशन 2,000, आपको गिवन है NFIA 500, आपको गिवन है IT 600, सब्सिडी 500, और आपको निकालना है GDP at FC। चलो सर GDP at FC बताओ, जल्दी जल्दी से पॉज करके शुरू हो जाओ। सर GDP at FC कैसे निकलेगा? GDP at FC मुझे चाहिए, क्या गिवन है? NDP at MP गिवन है, NDP at MP है 40,000। सर नेट वैल्यू पे हूं, ग्रॉस पे जाना है तो नेट में से तो डेप हटा हुआ होता है, जोड़ दो, प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन है क्या सर? है, प्लस 2,000। ठीक है सर डोमेस्टिक पे हूं, डोमेस्टिक ही चाहिए, कुछ भी नहीं करना। सर P पे हूं, P ही चाहिए, कुछ भी नहीं करना। सर मार्केट प्राइस पे हूं, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो इसमें टैक्सेस जुड़े हुए होंगे, हटाने हैं, माइनस NIT, इसका मतलब IT माइनस सब्सिडीज 600 माइनस 500 100। इस बार देखो माइनस ही होगा। 42,000 माइनस 100 इज 41,900 इज योर आंसर। देखो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 41,900। समझ गए सर? एग्रीगेट्स कैसे यूज करने हैं समझ में आए? ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ यू शुड नो कि कैसे आप एग्रीगेट्स को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, क्लियर है बच्चा? डन सर, समझ गए। सर आगे क्या है? अब आप लिखो इसके बाद मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बच्चों हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास इनकम मेथड, दूसरा होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। तो इन सभी मेथड से बच्चों हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और आंसर सेम आता है। ठीक है, इनकम मेथड में हम बोलते हैं हमारे देश में होने वाली सारी इनकम को जोड़ दो सर,
तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंडिचर मेथड से अगर निकालना है तो हमारे देश में जितने भी खर्चे हुए हैं सब खर्चों को जोड़ दो सर, नेशनल इनकम निकल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। वैल्यू एडिड मेथड से अगर निकालना है तो भैया एक काम करो, ये देखो कि हर फेस ऑफ प्रोडक्शन में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है ना सर। मतलब जैसे कि सपोज करो आप कि एक फार्मर ने सबसे पहले वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो उसने 0 से 500 रुपए का वीट बनाया। फिर उससे किसने ले लिया, ये मिलर ने ले लिया, मिलर आटा बनाएगा, उसने 500 का खरीदा और 800 का आटा बनाया, बात तो सही है सर। फिर उससे किसने ले लिया, बेकर ने ले लिया सर, 800 में उसने लिया, 1000 रुपए के उसने बिस्किट बना के बेचे, राइट। तो ये जितने जितने का बच्चों वैल्यू बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितने जितने का ये सामान बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस हम इसमें से करते हैं जितने का इन्होंने सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि जितने भी सामान से फर्दर प्रोडक्शन होता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं ना, कल पढ़ के आए हो, तो वो माइनस कर देते हैं हम इसमें से। भैया 500 माइनस 0, 500 का प्रोडक्शन इसने करा, 800 माइनस 500, 300 का इसने किया, 1000 माइनस 800, 200 का इसने किया, तो वैल्यू एडिट से नेशनल इनकम हो गई बच्चों 1000। ऐसे निकलती है नेशनल इनकम वैल्यू एडिट से, समझ गए। तो वैल्यू एडिड मेथड से अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो मुझे पहले ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सर यहां पे क्या होगा, वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बोलते हैं जीवीए एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है हमारे पास, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, ये ध्यान रखना। सर अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दिया हो तो वो भी ले लेंगे, हाँ जी। कभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दिया हो बच्चों तो इसी का पार्ट होता है। भैया बिजली भी तो सामान बनाने में यूज हुई होगी, है ना। इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज जो सामान बनाने में यूज हुई है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, ठीक हो गया सर। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन होगा क्या, ज्यादातर गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो माल बिक गया वो प्लस जो हमारे पास बचा रह गया वो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो अब याद कर लो, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो अब पढ़ लो, गलती नहीं होनी चाहिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डन सर। बच्चों कभी कभी ध्यान रखना, हमें डोमेस्टिक सेल दिया होगा तो कभी भी बच्चों डोमेस्टिक वर्ड यूज हुआ ना तो उसमें आप जोड़ देना एक्सपोर्ट्स। लेकिन याद रखना अगर डोमेस्टिक है तो ही, अगर नॉर्मल सेल दिया हुआ है फिर मत जोड़ना एक्सपोर्ट, ठीक है। डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है तो उसमें एक्सपोर्ट जोड़ देंगे, राइट, डन सर, समझ में आ गया। एक छोटी सी चीज है और लिख लो, अगर कभी ऐसे दिया हो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोई भी सामान आपने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वो भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में लेके चलेंगे, इसको ध्यान रखना प्लीज। कभी भी ऐसा दिया हुआ है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है बच्चों, जोड़ के चलेंगे उसको, ओके डन सर। क्या सर यही फॉर्मूलाज हैं बस वैल्यू एड मेथड में, हाँ जी बच्चों ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जीवी एट एमपी, अब जीवी एट एमपी से आपको कहीं भी ले जा सकता है, नेशनल इनकम एनपीएफसी पे, एनडीपीएफसी पे, वो तुम्हें आ गया करना, एग्रीगेट्स में मैंने सिखा दिया, ये इस तरीके से होता है, डन है सर। सर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड में भी बच्चों हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलेगा। देखो यहाँ पे भी जीडीपी एट एमपी मिलता था, यहाँ पे भी जीडीपी एट एमपी मिलेगा, उसके बाद फिर तुमसे किसी भी एग्रीगेट पे ले जा सकता है तुम्हें। तो सर जीडीपी एट एमपी मिलेगा कैसे बच्चों, 4 चीजें जोड़नी है। कितनी चीजें जोड़नी है, 4। सर कौन कौन सी 4 चीजें जोड़नी है, सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार का खर्चा होता है, जितना भी सरकार ने खर्चा करा है कंजम्पशन पे भी और कैपिटल गुड्स पे भी। कंजम्पशन का मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ अपनी
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज दी, गवर्नमेंट ऑफिस के मेंटेनेंस पे खर्चे किए, वो सब गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और सरकार ने कोई ब्रिज बनाया, रोड बनाया, डैम बनाया, वो सब गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो सरकार का खर्चा सबसे पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी में, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ बच्चों। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, फिक्स एसेट्स में भी हो सकता है, करंट एसेट्स में भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये सिर्फ फिक्स्ड में है। तो इसमें आपको क्या जोड़ना है, इसमें आप जोड़ोगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये याद रखना, सही है। अब कभी कभी बच्चों नेट डोमेस्टिक फिक्स दे देता है, तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए पहले आपको डेप ऐड करना पड़ेगा, फिर आप इस पे आओगे, फिर आप ये जोड़ोगे तो आप इस पे आओगे, ठीक है। तो इकोनॉमी में सरकार का खर्चा, टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी हुई है, नेट एक्सपोर्ट्स, तीसरी चीज आपको जोड़नी है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फॉर्मूला हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये जोड़ देना। चौथा होता है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है प्राइवेट फर्म, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का खर्चा, हाउस होल्ड का खर्चा, हमारा खर्चा, ठीक है। ये सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चों ये चार चीजें जोड़नी है, तो हम जीडीपी एमपी पे पहुंचेंगे, फिर जीडीपी एमपी से जहां भी क्वेश्चन बोलेगा वहां पहुंचेंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, टेंशन मत लो, फॉर्मूला लिखो फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया सर, चेंज इन स्टॉक आ गया सर, डन, क्या बात है, बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छे। अब सर इनकम मेथड की तरफ चलते हैं। इनकम मेथड में भी सर जीडीपी एमपी मिलता है क्या, नहीं बच्चों, इनकम मेथड पे जीडीपी एमपी नहीं मिलता। इनकम मेथड में हमें मिलती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो सर ये एनडीपी एट एफसी कैसे मिलेगा, एनडीपी एट एफसी पे जाने के लिए हमें बेटा जी 5 चीजें जोड़नी है। सर 5 चीजें कौन कौन सी जोड़नी है, सबसे पहले आपको ऐड करना है प्रॉफिट, सबसे पहले आपको ऐड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है, एंटरप्रेन्योर्स का, कंपनीज का, बिजनेसेस का। फिर आपको ऐड करना है रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा एलिमेंट होता है इसका रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। तीसरा एलिमेंट होता है इसका इंटरेस्ट। रेंट एंड रॉयल्टी उन लोगों को मिलता है जिनके पास बिजनेस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे आती है रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट आपने कोई लोन वोन दिया हुआ है। फिर आती है बच्चों मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम किनकी होती है, जितने भी सोल प्रोप्राइटर्स हैं, जो खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, बार्बर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, अपना पैसा खुद बना रहे, मिक्स्ड इनकम। लास्ट में आते हैं जॉब्स वाले, उनकी इनकम को बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमारे पास बच्चों 5 प्रकार की इनकम्स हैं जो हमें जोड़नी है। सर कौन कौन सी, प्रॉफिट्स, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। इन सबको जोड़ो तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाता है। एनडीपी एट एफसी से फिर वो आपको कहीं भी जाने को बोल सकता है, उसके हिसाब से आप जाओगे, ठीक है। समटाइम्स बच्चों प्रॉफिट गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट के 3 एलिमेंट्स हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स को बच्चों सेविंग्स भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को सेविंग्स भी बोल सकते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, पता होना चाहिए आपको। तो डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये है तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो इन तीनों को जोड़ देना। तो प्रॉफिट हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मिक्स्ड इनकम, सीओई। कई बार सीओई डायरेक्टली नहीं दिया होता, तो इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। सर कौन कौन से, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind,
और उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश आ गया, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड आ गया, एंड देन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखना एम्प्लॉयर का, कई बार कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय का देता है, वो नहीं लेना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है। समटाइम्स बच्चों क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस किसको बोलते हैं? शुरू के 3 एलिमेंट्स, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। तो अगर आपको रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स दिया हुआ है तो वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। तो सर व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस है हमारे पास ये। तो क्या सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो इनकम मेथड से अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो पहले एनडीपीएट एफसी पे जाएंगे, तो एनडीपीएट एफसी में 3 चीजें हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस सीओई। क्या ऐसे भी बोल सकते हैं? हाँ जी, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ही 3 चीजें आती हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये आपके पास इनकम मेथड से क्या मिलता है? एनडीपीएट एफसी। उसके बाद आपको कहीं भी जाने को बोल सकता है, 8 एग्रीगेट्स में से कोई भी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। आई होप बेटा आप लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे, एक जगह कर देता हूं, सारे फॉर्मूलाज हो गए, एक ही जगह पे आ गए सारे के सारे। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, एग्रीगेट्स। आज बहुत शानदार वीडियोस चल रही हैं सारी की सारी, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। बहुत अच्छा हमने आज काम किया है। हार्डवर्क बच्चों करना पड़ेगा, मैं आपको शुरू से बोल के चल रहा हूँ, बिना हार्डवर्क के चीजें नहीं होंगी भाई। मेहनती बनना, खूब मेहनत करना, अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपना करियर बनेगा तो छोड़ो मत। ये हो गया जी, जल्दी से फॉर्मूलाज नोट कर लो, फिर तीनों ही मेथड्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलो भाई, फॉर्मूलाज हो गए सारे के सारे। आज सर फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन, पहले हम फॉर्मूलाज याद कर लें सारे, ठीक है? वैसे ही तुम्हारे लिए काफी लंबा दिन रहा होगा, तो तुम लोग को आज क्या करना है? सर आज क्या क्या होमवर्क है हमारे पास, जल्दी से हमें बता दो। देखो बच्चों, आज तुम्हारे पास क्या क्या होमवर्क है, टोटल होमवर्क दे दूं फटाफट से। सबसे पहले बेटा जी बीएसटी में तुम्हें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं करनी है। वीडियो देखो, रीडिंग करो, लर्निंग करो, राइटिंग करो। एटलीस्ट एनसीईआरटी के हेडिंग्स नोट्स बनाना आदत डाल लो बच्चों, फटाफट हो जाएगी। अभी रोज का काम रोज करोगे, हो जाएगा, फिर बहुत बर्डन हो जाएगा। ये तुम्हारे पास एक नोट्स कॉपी में होना चाहिए। जिनका सब कुछ हुआ है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि हाँ सर मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पिछले 3 दिन से और मेरे पास इतना रेडी है। ये बीएसटी में तुम्हें करना है। इकोनॉमिक्स में तुम्हें क्या क्या करना है बच्चों? इकोनॉमिक्स में मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूं, तुम्हें पता है। सर्कुलर फ्लो हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, एग्रीगेट्स भी हो गए, और चैप्टर नंबर 4 आज चालू हो गया, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। अगर तुम्हारे पास संदीप गर्ग या टीआर जैन है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, है ना? तो सर्कुलर फ्लो की रीडिंग एक बार बुक से ले लो, प्लस उसकी बैक एक्सरसाइजेस ये आपको करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रीडिंग प्लस उसकी बैक एक्सरसाइजेस प्लस जो मैंने आपको शीट दी है इकोनॉमिक्स की शीट, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो इस चैप्टर पे बेस्ड है, इन दोनों ही चैप्टर्स पे बेस्ड है। तो उसकी शीट है, वो आपको सॉल्व करनी है। देखो कि आंसर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट्स के किताब खोलो, सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, जीडीपी से जीएनपी, कुछ थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करके देखो आज अपनी किताब खोल के कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं।
कैलकुलेशन से बस फॉर्मूलाज याद कर लो, बाकी मैं कल कराऊंगा। लर्न फॉर्मूलाज, ठीक है। और अकाउंट्स में आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको कराए हैं, और प्रैक्टिस करो। कोई भी अपनी किताब खोल के रैंडम 2 से 3 क्वेश्चंस जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनना हो, कैपिटल अकाउंट बनना हो, देखो तुम्हारे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारा काम तुम्हारे पास देखो इकट्ठा हो गया करने के लिए। अब अगर आप रोज़ का रोज़ कर रहे हो तो आपके पास रेडी होगा बहुत सारा काम। डेली नहीं कर रहे हो तो कल 4 बजे से पहले ये सब हो जाना चाहिए, जितने भी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मोटिवेशन गिरेगा, जितना पहले दिन मोटिवेशन होता है उतना दूसरे दिन नहीं होता, लेकिन जिन भी बच्चों ने 21 डेज मेरे साथ साथ ये तपस्या कर ली, ये मेहनत कर ली, उनको कोई प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा। और वो बच्चे डेफिनेटली 90+ लेके आएंगे, मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ। सारे नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ना वैसे वैसे मोटिवेशन गिरता है। तो मोटिवेशन गिरेगा, बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ेंगे, कोई 2 दिन में छोड़ देते हैं, कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन तक जाएगा, कोई 10 दिन तक जाएगा। लेकिन जो सेलेक्टिव बच्चे हमारे 21वें दिन तक जाएंगे, 21 डेज तक जाएंगे, उनको रिवॉर्ड मिलना तय है। इट इज़ 100% एश्योर्ड कि उनके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो 21 डेज तक जाना है, मेहनत करनी है। डे 3 डन, जस्ट 18 मोर डेज टू गो लेडीज एंड जेंटलमैन। तुम परफेक्शन के साथ उतरोगे, मुझे पता है। सही है, इतना काम करो, बहुत मेहनत हो रही है तुम्हारे लिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दिस इज़ ऑल फॉर योर करियर, दिस इज़ ऑल फॉर योर गुड। करना है, करके चलेंगे और खूब मेहनत करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आज काफ़ी अच्छा काम किया है हमने, काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ सीखा है। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियोज़ के साथ कल। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।